भी उस कानून के तहत ही होगा। ऐसी स्थिति में मित्रों, मैं आपके समक्ष ये निवेदन करूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता ने जो धारा 19 के तहत एकमात्र ये ऐतराज किया है कि उन्होंने नियुक्तियां नए कानून में नहीं करके या नागरिक सुरक्षा संहिता में नहीं करके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के तहत जो अवैध है, वो उनका आधार, उनका मत या उनका ऐतराज पूर्ण रूप से निराधार है, बिना किसी तथ्यों से आधार पर है और कानून के विपरीत है। मात्र ऐतराज करने के लिहाज से ऐतराज किया है। मित्रों, इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भी अभी अपनी अधिसूचना जारी की है 16 जुलाई 2024 को, और उसमें भी भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस अधिनियम विनियम या जिसके तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है उसका कार्रवाई उसी के तहत निर्णय किया जाएगी। और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से लिखा है, उसके जो वर्डिंग मैं आपको पढ़ता हूँ, किसी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, विनिमय किया गया आदेश या अधिसूचना, अध्यादेश या विनिमय जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता के प्रवर्त किया जाता है तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में पढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जो आदेश होते हैं उसको नागरिक सुरक्षा संहिता 1973 के तहत ही पढ़ा जाएगा, ऐसा ही माना जाएगा। एक भी दूसरा किसी तरह का कोई आक्षेप, कोई आधार, कोई गलती किसी तरह का नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो कोई तथाकथित बिना आधार का आक्षेप किया है वो पूर्ण रूप से निराधार है। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि जो उन्होंने नारेबाजी की, अगर उनमें थोड़ा बहुत भी दम होता, सत्यता होती, नैतिकता होती, तो इस नोटिस में भी लिखते कि एजी या डबल एजी का नियुक्ति कैसे हुई है, 7 महीने 6 महीने पहले विधिवत हुई है, उसके संबंध में बिना किसी तरह का ऐतराज, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए इस तरह का ऐतराज किया। इसमें एकमात्र ऐतराज था, एकमात्र ऐतराज था कि पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता और नई दंड प्रक्रिया संहिता। इसलिए मेरा निवेदन है, ऐसे बेबुनियाद ऐतराज, समय बर्बाद करना, विधानसभा की प्रक्रिया कार्रवाई चलना, और चूंकि पहली बार बजट सत्र पूर्ण जब तक हमारी सरकारी कार्रवाई पूरी हुई उस तक किसी तरह का उनका कोई किसी नहीं चला, न उन्होंने कोई ऐतराज किया। मैं आज आपकी मार्फत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि पर्ची सबसे ज्यादा लगी सत्तारूढ़ दल की लगी, ध्यानाकर्षण सबसे अधिक लगे सत्तारूढ़ दल के लगे, प्रश्न लगे सबसे अधिक प्रश्न हमारे लगे। एक स्थगन लगाने का उनका अधिकार है, वो स्थगन हम सत्तारूढ़ दल वाले लगा नहीं सकते नियमों के अनुसार। बाकी उनका कोई, उनके जितने भी सहयोगी है, विपक्षी दल के जो भी माननीय सदस्य है, उन्होंने सक्रियता से इस सदन में भाग ही नहीं लिया और मात्र व्यवधान करना या समाचार पत्रों की सुर्खियां बनना, इस लिहाज से ही उन्होंने कार्रवाई की है। इसलिए मैं उनके कर्तव्य की घोर निंदा करता हूं। और जो हमारा घटनाक्रम 2 दिन चला उसके संबंध में आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग आपसे मुताबिक होगी। जिस गाइडलाइन का उद्धरण दे रहे हैं वो गाइडलाइंस मेरे पास है, हम बिल्कुल विधिवत तरह से कर रहे हैं और इसमें किसी तरह का कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर जाता है वो मेरे से अलग है, पिछले टेन्योर में था, 2 बार बेस्ट काम करने की वजह से सरकार द्वारा उसे सम्मानित किया गया है। अभी भी 18 रिपोर्टेड जजमेंट उसके अकेले के हैं। तो जो व्यक्ति काम करेगा उसका अपना होगा, और जिस संहिता का ध्यान रहे ऐसा पूर्ण रूप से गलत निराधार है, उसका कोई लेना देना नहीं। एक वन बाई वन आराम से। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, जो प्रक्रिया जिस कानून के तहत प्रारंभ हो जाती है उसका अंतिम निस्तारण भी उसी कानून के तहत होता है। वो प्रक्रिया भी उसी में प्रारंभ हो चुकी है। पैनल कभी आ गया, सभी जिलों का कार्रवाई भी अंतिम चरण में है, सभी जिलों की।
वो बिना किसी आधार के, बिना धराधार के, इस नोटिस में बिना लिखे ही ऐसे आरोप लगा दे, उसका कोई निराकरण नहीं है। अगर हिम्मत होती तो जैसा उन्होंने ये आरोप लगाया वैसा इसमें लगा देते तो मैं आरोप जमा देता। कोई आरोप नहीं, इसमें सिर्फ एक ही लिखा है कि नई और पुरानी सीआरपीसी के तहत नियुक्ति। धन्यवाद। जो आपने कहा कि ECEE की नियुक्ति सही है, तो सरकार हाईकोर्ट में जो केस है उसमें पुराने EC को क्यों लेकर गई? क्या कोई कॉम्पिटेंट नहीं है? नहीं, ये विषय नहीं होता है। एक डॉक्टर और वकील, उसकी कोई जाति, उसका कुछ नहीं होता। जिनको नियुक्त करना है उसका नियुक्त किया है, नियुक्त बदलती रहती है, नियुक्ति होती रहती है। और जो हमारा एजी जो है वो ठीक समझा, उनको नियुक्ति उनके सहयोग के लिए है। वो एजी ही उसमें हमारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एजी साहब के सहयोग के लिए चाहिए। बोले कॉम्पिटेंस इनकॉम्पिटेंस का विषय नहीं है। जो कि सवाल ये जो सवाल उठा रहा है वो कह रहा है कि जो डबल एजी जो बनाया गया है, आप अगर मंत्री नहीं होते तो वो डबल एजी नहीं बन पाते। सवाल ये, मैं पिछली बार मंत्री नहीं था, वो फिर भी सरकार में इसी पद पर था। बहिष्कार कर दिया है। विपक्ष ने कहा है कि सावरकर फिल्म देखने ना आज जाएंगे ना कल, अगर गांधी फिल्म दिखाते तो जरूर जा सकते थे, लेकिन जो रवैया और ये कह रहे हैं कि जो ये सारा मनमुटाव हुआ है असेंबली में, उससे मतलब एक बहुत किरकिरी हो गई है दोनों उनके बीच में, तो उससे नाराज है। हमारी किरकिरी हमारे पार्ट पे आप सब हमारे प्रत्यक्षदर्शी हो। आपने एक भी ऐसा आग दृश्य देखा हो जो हमारी तरफ से, वो आराम से हमारी कार्रवाई, जो हमारा आज का एजेंडा था वो आराम से चला और पूरा हुआ। कल भी हमारा एजेंडा था वो पूरा हुआ। अब एजेंडे के बाद में करे उसकी वो जाने। हमारा इस तरफ से कोई किरकिरी का इरादा न तो था, न है और न इरादा किरकिरी मानते हैं। वो कह रहे हैं कि फिल्म वीर सावरकर नहीं देखेंगे, अगर गांधी दिखाते तो हम आएंगे। वीर सावरकर दिखानी या गांधी दिखानी, ये निर्णय हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय का है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से है। और वीर सावरकर एक इतिहास में महान पुरुष हुए। आज़ादी में उनका जो योगदान है, उनका जो त्याग है, उसकी कोई मुकाबला नहीं हो सकता। योगेश आपको पता है कि वीर सावरकर का विरोध करेंगे तो आपने यही इसका जवाब देखिए, दूसरा आरोप है कि अभी भी राजा आपको बताएं। राजस्थान विधानसभा की बहुत उच्च परंपरा रही है और जो भी विधानसभा में कार्रवाई होती है नियमों के तहत और परंपरा के तहत होती है और उसमें सारे प्रावधान हैं। यदि किसी को किसी पे आरोप लगाना है, कोई मुद्दा उठाना है, कोई बात कहनी है, तो हर तरह के प्रावधान उसमें है और वो प्रावधान छपे हुए भी हैं और प्रैक्टिस में भी कई तरह के वो प्रावधान हैं। उनके तहत उनको आना चाहिए था। इतना यदि बड़ा मुद्दा उनके लिए था तो उनको केवल पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से क्यों आना चाहिए था।